साइड में सारे फॉर्मूलेज लिख लेंगे जिस फॉर्मूलोज पे हमें आज न्यूमेरिकल्स करने हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ क्वेश्चंस ले रही हूँ वो सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं उठाया है जो कि इररेलेवेंट हो। ऑब्वियसली इररेलेवेंट तो होगा नहीं कोई भी क्वेश्चन, जो कि मतलब मैं यूजुअली वो क्वेश्चंस पुट अप करती हूँ यहाँ पर, वही क्वेश्चंस लेके आती हूँ जो कि बोर्ड्स में आ चुके हैं कई बार और जो कि बोर्ड्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चंस होता है, तो इसके आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या बताता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि करंट, या हम ये लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस। अब इस R की वैल्यू हमने ये पढ़ी थी कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी लंबी होगी वायर, ठीक है, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस वहाँ पर होगा, उतनी ज़्यादा रुकावटें, उतनी ज़्यादा ट्रैफिक होगा। एरिया जितना ज़्यादा ब्रॉड होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो हो पाएगा, उतनी ही कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। ये और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं रजिस्टर्स को तो हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, सबको ऐड करके। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करके। ठीक है, 1/R2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो R1 R2 R1 प्लस R2 1/RP। ठीक है भाई, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ऐसे लिख सकते हो ना। हम एलसीएम कैसे लिखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है और R1 और R2। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये तो ये जो वैल्यू आई है ये तो 1/RP की है ना, 1/RP की है। भाई रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, 1/RP की है। अब लेकिन मुझे तो RP चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसको रेसिप्रोकल कर दूँगी, यानी कि R1 प्लस R1 इंटू R2 R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला बन जाता है आपका पैरेलल का। यानी कि अगर जब भी, अब आपको ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आपको पैरेलल में कुछ रेजिस्टर्स दिए हो आप इस तरीके से फटाक से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्टली यही फॉर्मूला लिख दोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। अगर लग रहा है कि इसमें रिस्क है तो आप पहले ये लिख के फिर उसके बाद ये डायरेक्ट लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये भी लिख दोगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? डायरेक्ट फॉर्मूला अब हम लोग यही यूज़ करेंगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये तो हमारा मेन फॉर्मूला होते ही है, लेकिन अगर हमको यहाँ से डायरेक्ट RP निकालना हो तो R1 प्लस R2 डिवाइडेड, लेकिन अगर हमको यहाँ से डायरेक्ट RP निकालना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, अगर 3 रजिस्टर्स हो गए तो कुछ नहीं, यहाँ पे R3 और ऐड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ पे प्लस R3। इस तरीके से हम रजिस्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ फॉर्मूले जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल मैं ले रही हूँ ओम्स लॉ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम्स और 220 वोल्ट्स। ठीक है, अ हीटर, सिंपल खाली डाटा लिख देते हैं। अ हीटर विथ रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम्स। ठीक है, एंड वोल्टेज कितना दिया है, 220 वोल्ट्स। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है क्या, करंट। वेरी सिंपल, यही फॉर्मूला लग जाएगा हमारा ओम्स लॉ वाला। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो फटाफट। सिंपल फॉर्मूला लगाना है भाई, इसमें तो कुछ होना नहीं चाहिए, तुरंत आंसर आना चाहिए। V इज इक्वल टू आई आर, और हमको V दिया हुआ है, निकालना क्या है, करंट, यानी कि I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, यानी कि V कितना है, 220 डिवाइडेड बाई 50, 0 0 कट गया, ये हो जाएगा 4.4 क्या है, करंट, यानी कि एम्पियर।
4.4 एम्पियर। ये है आपका फॉर्मूला, इसको डब्बे में डालना है और इसको डब्बे में, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट आपको लगे और आप चाहते हैं कि वो हाईलाइट हो, तुरंत दिखे एग्जामिनर की नज़रों में, उसको डब्बे में डाल दो। ठीक है, ध्यान रखना है हमेशा, कोई फॉर्मूला है डब्बे में डालो, आंसर है डब्बे में डालो। ठीक है, हर चीज़ को डब्बे में डालो। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर डब्बे में होगी तो एग्जामिनर को जल्दी दिखाई दे जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर क्योंकि बहुत क्या बोलते हैं उसको, जो एग्जामिनर्स होते हैं वो बहुत आलसी टाइप के होते हैं, दे डोंट वांट टू रीड टू मच इन द आंसर शीट। ठीक है, इसीलिए सीबीएसई कहता है कि टू द पॉइंट आंसर लिखें। ठीक है, तो जब भी कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, ठीक है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो वो कोशिश यही करता है कि कम से कम पढ़ना पड़े और कम से कम पढ़ के ही नंबर दे दिया जाए, कॉपी चेक हो जाए। ठीक है, अब आप पूरी रामायण लिख दो वहाँ पर तो उसको पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, मेहनत लगेगी, उसको आएगा गुस्सा, मूड खराब, नंबर कट सकते हैं। ठीक है, मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एग्जामिनर आपकी एक एक लाइन पढ़ेगा, स्पेशली बोर्ड एग्जाम में। एवरी सिंगल लाइन दैट यू हैव रिटन इन द आंसर शीट विल बी इवैल्यूएटेड। ठीक है, कुछ कूड़ा लिखा है, और अच्छा कुछ लोग पहले ऐसा भी कहते थे कि एसएसटी के आंसर्स में, एसएसटी के आंसर्स थोड़े लंबे होते हैं ना, साइंस के तो बहुत टू द पॉइंट आप लिख के फिर भी आ सकते हो, पॉइंट्स में लिख दिए आंसर्स। ठीक है, बट एसएसटी के आंसर्स बहुत लंबे होते हैं, स्पेशली हिस्ट्री, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी क्लास 10th में। तो ऐसा पहले कहते थे, ऊपर मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड ऊपर एक लाइन लिख दो, नीचे एक लाइन लिख दो, एग्जामिनर खाली ऊपर और नीचे चेक करेगा, बीच का तो सब वो, आप कुछ भी किसी मूवी की कहानी भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सब फालतू बकवासों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, कायदे से पढ़ाई करो, बोर्ड एग्जाम एकदम बढ़िया तरीके से देना। और एसएसटी इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग, बिकॉज वहाँ पे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, जो पढ़ के गए हो वो अगले दिन ले जाके बस उगल देना है। ठीक है, वॉमिट कर दो जैसे, और जितना ज़्यादा जो यू कैन ऑब्वियसली यूज़ योर ओन वर्ड्स, यूज़ योर ओन लैंग्वेज, बट स्टिल जितना ज़्यादा आप याद करके वहाँ पे लिखोगे ना, जितने ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करोगे, जितनी अच्छी इंग्लिश यूज़ करोगे, एसएसटी में नंबर उसी के हैं। ठीक है, क्योंकि लिखनी तो वहाँ पे आपको कहानी है। तो ये कुछ लोग ऑफेंड मत हो जाना कि भाई एसएसटी की इतनी बुराई नहीं है यार, ये तो बहुत क्या बोलते हैं, खूबी है एसएसटी की। ठीक है, चलो अच्छा, बट स्टिल एसएसटी वाज नेवर माय फेवरेट सब्जेक्ट, इट वाज ऑलवेज साइंस एंड मैथ्स। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। सेकेंड क्वेश्चन, मान लीजिए कि अ सिलेंडर ऑफ लेंथ हमने ले ली है उसकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ, मान लीजिए कि 20 ओम्स का रजिस्टर है। कैलकुलेट रजिस्टिविटी। ठीक है, आपको क्या निकालना है, रजिस्टिविटी निकालनी है। रजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बुलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिलेंडर वर्ड यूज़ किया हुआ है, कंडक्टर नहीं यूज़ किया हुआ है। तो सिलेंडर बोले या कंडक्टर बोले, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वायर, कंडक्टर मतलब क्या, वायर है ना, वायर क्या है, कंडक्टर है। तो अगर आप कोई कंडक्टर लेते हैं तो वो भी किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकली तो होता है भाई। एक वायर अगर आप लो तो वो वायर किस शेप की होती है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ वायर, थोड़ी मोटी है बट वायर पतली होगी, तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल है। दिस इज़ द लेंथ। अब यहाँ पे लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 10 सेंटीमीटर लेंथ हो गया। उसके बाद उसमें दिया है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, मान लीजिए किसी सिलेंडर को आप बीच में से कट कर दो, ठीक है, तो ये जो एरिया निकल के आएगा दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसी तरीके से अगर आप किसी वायर को भी बीच में से कट कर दोगे तो जो एरिया, बहुत छोटा सा होगा आई नो, बट जो एरिया निकल के आएगा वही हमारा क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जो रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में जो हम ए यूज़ करते हैं, मतलब जो हम एरिया बोलते हैं, वो एक्चुअल में क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ही है। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन है हमारा, अब इसको सॉल्व करते हैं।
पहली चीज़ तो ये कि यूनिट्स चेक कर लो भाई, सेंटीमीटर एसआई यूनिट है क्या? नो। ओम क्या है? एसआई यूनिट। अगर हम ये एसआई यूनिट में ले रहे हैं तो हमें इसको भी एसआई यूनिट्स में चेंज करना पड़ेगा। एसआई यूनिट का मतलब क्या? मीटर्स में। ठीक है, तो लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर को आप मीटर्स में चेंज करोगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.1 मीटर आ गया। और हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, एरिया सिंपल लिख दो, एरिया हमारा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.002 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 0.000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस हमको आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20 ओम्स हमें आर दिया हुआ है। ठीक है, और हमें अब फॉर्मूला लगाना है। अब देखो फॉर्मूला लगाओ, आर क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, हमें क्या निकालना है? रो निकालना है। रो इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा? आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल, वैल्यूज पुट करो। आर क्या है? 20। ठीक है, ये भी एसआई यूनिट में है। एरिया आप क्या है? मीटर स्क्वायर में। एसआई यूनिट में है 0.002 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या है? 0.1। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करिए ज़रा। अच्छा देखो, डेसिमल्स उड़ा दें, है ना, डेसिमल्स उड़ा दें। तो अगर हम ये डेसिमल हटाते हैं तो 20 इंटू 0.002 हो जाएगा। ये डेसिमल और ये एक डिजिट और यहाँ से एक डिजिट कम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा? ये 0.04 ओम मीटर हो जाएगा। 2 2 4 आ गया, 0.04। यस, ऑल राइट। अब अच्छा, ये तो फॉर्मूला है। अब ये हो गया। आगे चलते हैं रेजिस्टेंस के एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन पे, जो कि सीबीएसई काफ़ी ज़्यादा पूछता है, और वहाँ पर हमारा वॉल्यूम का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल है। आइए देखते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस भी कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए, मैं ले लेती हूँ। और ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि वी हैव अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आई विल राइट जस्ट द डेटा बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो वी हैव अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आर दे दिया इन्होंने। ठीक है, आर ही होता है वैसे भी। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर। दिस वायर इज पुल्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन टर्म्स ऑफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, लेंथ इज डबल्ड, लेंथ इज डबल्ड। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है? कंपेयर करना है नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, और अब हमने क्या किया? कुछ रेजिस्टेंस, उसका उस वायर का कुछ लेंथ रहा होगा, कुछ एरिया रहा होगा, रेजिस्टिविटी ऑब्वियसली रही होगी। तो अब हमने क्या किया? लेंथ को डबल कर दिया है। ठीक है, तो वायर को हमने पतला कर दिया, उसी वायर को, सेम वायर को। तो रेजिस्टिविटी तो बदलेगी नहीं, क्योंकि वो तो ना लेंथ है ना एरिया पे डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है किस पे? मटेरियल पे। मटेरियल हमने चेंज नहीं किया, सेम वायर है, तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। लेंथ इज डबल्ड। अब लेंथ चेंज हो गया तो एरिया भी चेंज हो गया होगा। एरिया चेंज हुआ, लेंथ चेंज हुआ, तो अब जो हमने चेंज कर दिया है वायर, उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस आर है, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा ये आपको कंपेयर करना है आर के टर्म्स में। आइए देखते हैं। तो मान लो कि पहले जो लेंथ था, ठीक है, L1 मान लेते हैं इसको। L1 मान लीजिए लेंथ, फर्स्ट केस में लेंथ L1 मान लेते हैं। ठीक है, और एरिया मान लेते हैं A1। ठीक है, अच्छा, सेकेंड केस में जो रेजिस्टेंस है, ये
फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है, ठीक है। सेकंड केस के रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं R2, इसको R1 मान लेते हैं। अच्छा ये तो R दिया हुआ है, इसमें तो कुछ मान नहीं सकते हैं, R डैश मान लेते हैं, चलो ठीक है। R2 तो तभी आएगा ना जब R1 हो, तो R1 ये तो पहले से दिया हुआ है R, तो इसको तो R1 ले नहीं सकते, तो R डैश मान लेते हैं। नया जो वायर इलोंगेटेड वायर डबल जिसका लेंथ कर दिया है उसका रेजिस्टेंस हमने R डैश मान लिया। अब लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ भी हम L और 1 1 नहीं लेते हैं, इसका R लिया, इसका भी L, इसका भी A ले लेते हैं, ठीक है। तो सुंदर लगे क्वेश्चन और कुछ नहीं, आप इसको L1 लो, X Y Z, L को ज़रूरी थोड़ा ना L ही लो, लेंथ को L ही लेने की कोई ज़रूरी नहीं, वेरिएबल से कुछ भी ले सकते हो, और थोड़ा सा सुंदर लगे इसलिए हमने R L और A ले लिया। इसमें सब डैश डैश ले लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, लेंथ पहले वाले का L है, इसका लेंथ डबल कर दिया, यानी कि इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, इसलिए हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू R डैश ले ली। लेंथ पहले वाले का L था, डबल हो गया तो 2L हो गया। एरिया हमने यहाँ पर A लिया है, यहाँ पर हम एरिया A लेते, वैसे एरिया को कोई सिग्निफिकेंस, यहाँ पे A डैश ले लिया हमने, एरिया कोई मतलब नहीं है क्योंकि एरिया के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है, तो हम एरिया के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकते। हमें एरिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, एरिया चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ, हमें कोई आइडिया नहीं है। इसीलिए हमें यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि हमें लेंथ कितना चेंज हुआ ये तो पता है, पर उसकी वजह से एरिया कितना चेंज हुआ ये हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम लगाएंगे। वॉल्यूम कैसे, देखो वॉल्यूम किसी भी सिलेंडर का या वायर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे भाई, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू क्या, एरिया। अगर आप ये मल्टीप्लाई कर दोगे, एरिया को ये है लेंथ और ये है एरिया, ठीक है। जब आप एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो देखो V इज इक्वल टू L इंटू A, ये आपका वॉल्यूम है। अच्छा, यानी कि A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन L, A इज इक्वल टू V अपॉन L। ये किसका एरिया आया, ये इस वाले केस का एरिया है, पहले वाला जो कंडक्टर था उसका एरिया आया, ठीक है। अब कोई एक वायर है, अब आप उसको लंबा करो, छोटा करो, मोटा करो, टेढ़ा करो, कैसा भी करो, उसका वॉल्यूम चेंज होगा क्या, नहीं, वॉल्यूम विल रिमेन सेम। तो इस केस के लिए एरिया इतना आ रहा है, तो इस केस का अगर हमको एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कि A डैश निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, V वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, लेंथ V अपॉन लेंथ है ना, तो V अपॉन लेंथ, लेंथ हमारा यहाँ पर क्या है 2L, ठीक है। बस यही हमको पकड़ना है। अब इसके बाद लगा दो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का। देखो कैसे, हम अब अगर मुझे ये सब पता, मुझे लेंथ पता है, मुझे एरिया पता चल गया, ये हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस R डैश, रेजिस्टिविटी रो। अब अगर मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इस केस में, सेकेंड केस की बात कर रहे हैं, तो क्या लगाऊंगी, R डैश इज इक्वल टू रो L, यहाँ पर L लेंथ कितनी है 2L है, तो 2L लिख दिया, ठीक है, ये लेंथ है हमारी, डिवाइडेड बाय नीचे क्या करते हैं एरिया, एरिया मतलब कि V अपॉन 2L, सही है, ठीक है, V अपॉन 2L। इसको और अच्छे से सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, रो ये 2L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4L स्क्वायर डिवाइडेड बाय V, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई R डैश की, सॉल्व करना इसको, यही आ जाएगा, ये हमारा वैल्यू आ गया R डैश का। क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, क्योंकि R डैश की वैल्यू कंपेयर करनी थी किससे, R से, तो ज़रा R निकालो यहाँ पर। R क्या होगा, R इज इक्वल टू रो, L क्या है कैपिटल L, A क्या है V अपॉन L, नीचे A लिखते हैं ना, पर A की वैल्यू क्या है V अपॉन L, तो V अपॉन L लिख दिया, यानी कि रो L स्क्वायर अपॉन V, ये है हमारी R की वैल्यू। भाई ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, वैल्यूज़ आ गई। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करने के दो तरीके हैं, या तो आप दोनों का रेशियो निकाल लो, ठीक है, तो सब कट जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। आप क्या करो, दो तरीके हैं, आप चाहें तो इन दोनों का रेशियो निकाल लो। रेशियो कैसे निकालोगे, डिवाइड करके, ठीक है। ऊपर R डैश रख दो, नीचे R रखो, या ऊपर R रखो नीचे R डैश रखो, दोनों ही केसेस में आपका जो रेशियो आएगा वो क्या होगा कि इसकी वैल्यू 4 टाइम्स ज़्यादा होगी इससे,
ठीक है, करके देख लेना, ये आपका खुद से करने वाला पार्ट है, आप इसको खुद से करो। नहीं तो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट, ठीक है, r डैश इज इक्वल टू 4। अब मैं इसको अगर अलग से 4 अलग कर देती हूँ और ये जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग कर देती हूँ, ये ठीक है। अब ज़रा ध्यान दो, ये वैल्यू यही वैल्यू नहीं है, दोनों वैल्यू इसकी जगह पे मैं r ना लिख दूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा, r डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ r। हो गया, बहुत आसान, ठीक है। तो r डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ r, मतलब क्या कि जब हमने लेंथ बढ़ाई, जब हमने लेंथ डबल किया तो उसका रेजिस्टेंस पुराने वाले रेजिस्टेंस से 4 गुना बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है। आई होप दिस इज़ क्लियर। वैसे मैंने बहुत डिटेल में, क्योंकि समझाना है इसलिए डिटेल में मैंने हर एक चीज़ की है। आप चाहें तो बहुत डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, बट हाँ ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई एक स्टेप स्किप कर दें, स्टेप कोई भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व इट। ओके, सो नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस आइए करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम ये कुछ इस तरीके से लेते हैं। अब देखो एक एक क्वेश्चन नंबर जो भी है 1 लिख दे रहे हैं। सीरीज़ का एक टाइप और पैरेलल का एक टाइप हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, ठीक है। थोड़ा सा और उतना ईजी आने नहीं वाला, ठीक है, आपको भी पता है। थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने एक सेटअप तैयार किया है कुछ इस तरीके का, ठीक है, और ये बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ओके। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये है 7 ओम का एक रजिस्टर, ये है 5 ओम्स का एक रजिस्टर और ये है 10 ओम्स का रजिस्टर। आपको कुछ पार्ट से इसमें आपको सबसे पहले बात तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि R निकालना है। उसके बाद आपको निकालना है वोल्टेज दिया होगा, इसमें वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट्स, ठीक है, 6 वोल्ट्स की एक बैटरी लगी हुई है। उसके बाद आपको करंट निकालना है, करंट थ्रू द सर्किट, ऑफ कोर्स टोटल करंट, ठीक है, टोटल करंट निकालना है। और थर्ड में आपको निकालना है करंट थ्रू 7 ओम रजिस्टर। तो 7 ओम रजिस्टर में कितना करंट दौड़ रहा है ये चीज़ निकालनी, ये 3 पार्ट्स निकालने हैं। आइए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। आई टेल यू इट इज़ वेरी वेरी इजी। थोड़ा सा अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए ये वाला पार्ट तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। आइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये चेक करना है कि कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल लगे हैं और कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं, है ना, क्योंकि दोनों के पॉइंट्स कॉमन है। पहचानने का एक तरीका, दोनों के पॉइंट्स कॉमन है, इसका पॉइंट ये दोनों और इसका पॉइंट ये दोनों, तो ये दोनों पैरेलल में है। और जब आप इन दोनों का एक कॉमन रेजिस्टेंस निकाल लोगे तो ये पूरा और ये दोनों क्या होंगे, आपस में सीरीज में होंगे, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं ना, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, दोनों पैरेलल में, इसका एक कॉमन रेजिस्टेंस निकाल लिया, रिजल्टेंट ये रेजिस्टेंस और ये दोनों आपस में क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो कैसे, सबसे पहले इसको मान लेते हैं R1, थोड़ा आसान हो जाएगा, R1 R2 R3, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये ऐसे लिखते हैं, इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं RP, ठीक है, RP ऑफ R2 एंड R3, ठीक है। आप जब अपने एग्ज़ाम में लिखोगे तो ऐसे शॉर्टकट नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे आराम से, कायदे से क्वेश्चंस के सोल्यूशन लिखने के, ठीक है। इस तरीके से लिखा के कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक एक क्वेश्चन अगर मैं कायदे से लिखने लगूँ तो बहुत लंबी लंबी वीडियो हो जाएंगी, आप देखोगे भी नहीं, तो मुझे पता है नहीं देखोगे, इसलिए तो आप अपनी कॉपी में बहुत कायदे से लिखोगे। द इक्विवेलेंट लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3 बी RP, देन यू विल सॉल्व, ठीक है। अच्छा, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, RP इज इक्वल टू क्या होगा,
मान लो हम कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। आरपी कितना होगा भाई, ये दोनों पैरेलल में हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था क्या कि R2 इंटू R3 और डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3, ऐसे तो करना। R2 की वैल्यू है 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10, 50 डिवाइडेड बाय 15 है ना, 50 डिवाइडेड बाय 15 यानी कि 10/3 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, आरपी आया है। अब R1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, अब R की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब यहाँ पर इसकी जगह पे मैं इतने ओम्स का एक रेजिस्टर लगा सकती हूँ और ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे, यानी कि दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि R1 प्लस RP, ऐसे तो होगा, दोनों सीरीज में होंगे। तो R1 कितना है 7 प्लस RP कितना आया है 10/3, तो ये कितना हो जाएगा 31/3, ये इतने ओम्स का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ गया। ठीक है, अब चाहे तो उसको सॉल्व करो, चाहे तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 1 3, ठीक है 0 0 10.3 3 9 3 3 3 3 3, इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग आपका ये आ जाएगा। ठीक है, 10.3 के आसपास कुछ वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये हो गया पार्ट ए हमारा हो गया है। पार्ट बी कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट बी देखो, पार्ट बी में करंट निकालना है। तो करंट भाई V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर। V क्या है भाई, ये पूरे टोटल करंट है। तो जब भी आपको टोटल करंट लेना होगा तो आप टोटल वोल्टेज लोगे और टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा यही आया है, ये आया है और ये, मतलब दोनों में से कोई एक वैल्यू। जब दोनों में से कोई एक वैल्यू रखनी होगी तो कौन सी ज़्यादा आसान होगी, ये वाली रखना है। इसको रख के सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। वैल्यू पुट कर दो, क्या निकालना है, I इज इक्वल टू, ये आ जाएगा V/R। मतलब क्या कि I कितना है, अच्छा I तो निकालना है, V कितना है 6 वोल्ट, 6 डिवाइडेड बाय R कितना है 31/3, तो यहाँ पे 31/3 यानी कि ऊपर 3 चला जाएगा। तो ये कितना आ गया 6 3 18 डिवाइडेड बाय 31। ये इतने एम्पियर की करंट आपकी दौड़ रही है सर्किट में। थर्ड पार्ट क्या करना है, करंट निकालना है थ्रू 7 ओम्स रजिस्टर करंट, और हमारा करंट आया है इतना। कुछ तो गड़बड़ है, करंट नहीं, वोल्टेज निकालना है यहाँ पर। करंट तो पहले से ही दिया हुआ है, करंट तो हमने निकाल लिया है ना, मतलब वोल्टेज। ठीक है, क्वेश्चन द वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम रेजिस्टर। ठीक है, माय बैड, आई एम रियली सॉरी। करंट नहीं होगा, वोल्टेज, क्योंकि करंट तो दिया हुआ है ना भाई। करंट तो ये हमारा आ गया करंट, है ना, सॉरी ये रहा, ये हमारा आ गया है करंट 18/31। ये जो 18/31 करंट है वो यहाँ से दौड़ेगा, इसका इस रजिस्टर के थ्रू भी दौड़ेगा, और इसका जो हमने इक्विवेलेंट निकाला है ये इसके थ्रू भी दौड़ेगा। ठीक है, तो करंट तो चेंज, सीरीज में कहाँ करंट चेंज होता है, करंट तो यही दौड़ेगा। ठीक है, सॉरी ये बार बार वो दिखाई, इसीलिए कहते हैं डब्बे में डाल दो। ठीक है, इसीलिए कहते हैं डब्बे में डाल दो, फॉर्मूला भी डब्बे में डाल दो। ठीक है, फॉर्मूलेज भी डब्बे में डालो। ठीक है, तो ये हमारा करंट पास होगा इसके थ्रू, और रजिस्टर हमको पता है इतना है रेजिस्टेंस, हमको निकालना है वोल्टेज निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, गड़बड़ मतलब मैंने गड़बड़ लिखा। ठीक है, क्वेश्चन ठीक था। तो वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन यहाँ पर हमको V निकालना है किसके थ्रू 7 ओम रजिस्टर, यानी कि हम इसको V1 लिख सकते हैं। मान लो कि इसमें जो वोल्टेज दौड़ रहा है वो कितना दौड़ रहा है, V1 दौड़ रहा है, तो V1 लिख दिया। और I तो कांस्टेंट होगा, वही सेम चीज़ होगी, क्योंकि सीरीज़ में I चेंज नहीं होता, सीरीज़ हो गया अभी कनेक्शन। ठीक है, तो सीरीज़ में I चेंज नहीं होता। R कितना लेना है 7, ये हम क्या है R1। ठीक है, R1 की तो वैल्यू निकालनी है, R1 के लिए वोल्टेज निकालना है। तो V विल बी इक्वल टू 18/31 इंटू R1 कितना है 7। ठीक है, बड़ी अजीब से नंबर है। तो V1 कितना आ गया, सॉल्व कर लो इसको भाई। ये कितना आ जाएगा 226 डिवाइडेड बाय 31 है ना, 56 226
126 सॉरी 126 डिवाइडेड बाय 31. ऑल राइट, सो लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. अगला कनेक्शन कुछ थोड़ा सा डरावना टाइप लेते हैं हम. ठीक है, मतलब देख कर थोड़ा सा लग रहा है डरावना. पहले तो मैं बना लूँ कुछ इस तरीके से. क्वेश्चन नंबर 2. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है. इस तरीके का एक सेटअप है जिसमें आपको कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस. ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या खिचड़ी पकाई है मैंने. अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ चीज़ें तो बड़ी साफ दिखाई दे रही है कि ये दोनों R1 और R2 पैरेलल है, सीरीज़ में है. डेफिनेटली पैरेलल में है क्योंकि दोनों के पॉइंट्स कॉमन है ना. इसका भी पॉइंट क्या है, ये है, और इसका भी पॉइंट ये है. ये दोनों आपस में पैरेलल है. इन दोनों की बात करें तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, और ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, और ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं. ठीक है, दोनों के पॉइंट सेम है. ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल. ठीक है, आप इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, इसको निकालिए और इसको निकालिए. तो जब आप दोनों का इक्विवेलेंट, सबका चारों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका सर्किट बन जाएगा. ठीक है, ये इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, ये इन दोनों का, ये और ये, इस तरीके से. अब अगर इसमें ध्यान दो तो मैंने क्या बताया था, पैरेलल में पॉइंट्स कॉमन होते हैं. ठीक है, और सीरीज़ में पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं. तो इस रेजिस्टेंस का पॉइंट ये है और इसका ये है, दोनों का डिफरेंट है, यानी कि ये दोनों सीरीज़ में है. ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में है, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में, ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, ये दोनों आपस में सीरीज़ में. आप इसका इक्विवेलेंट निकालिए और इसका इक्विवेलेंट निकालिए. ठीक है, इसका निकालो, इसका निकालो. जब इसका निकालोगे तो अब ये और सिंप्लीफाई होके इस तरीके से हो जाएगा. ठीक है, ये इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट और ये इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट. अब बचा जो वो आपस में क्या है, पैरेलल. ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इसलिए अब आप इन दोनों का पैरेलल वाला फॉर्मूला निकाल के यूज़ कर लोगे. ठीक है, चलिए ये फटाफट में ये डायग्राम्स अभी इरेज नहीं कर रही क्योंकि हमें बड़ी सारी कैलकुलेशंस करनी है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको देख के. ठीक है, अब हम R1 एंड R2, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं R1 एंड R2 का. तो मान लेते हैं इसको स्मॉल r1. ठीक है, इक्विवेलेंट को हम मान लेते हैं स्मॉल r1. कितना आया, फॉर्मूला लगाएंगे. ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, कि 2 इंटू 2, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 2 इंटू 2, 2 प्लस 2. ठीक है, कितना आ जाएगा, 4/4, 4 2 2 4, कितना आ गया, 1. ठीक है, 1 ओम्स. ऐसे ही अच्छा, अब सब में वैल्यू इक्वल है, यानी कि ऐसे ही जैसे ये आया, कितना आ गया, ये इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 ओम्स आ गए. इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 ओम आ गया. ऐसे ही इसका भी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 ओम. सेम कैलकुलेशन है, सेम वैल्यूज़ है, इसका भी 1 और इसका भी 1. करेक्ट है, सबका 1 1 आ गया. अब हम इन दोनों का रेजिस्टेंस हमको निकालना है. तो सीरीज़ में है तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ये 2 आ गया और ये 2 आ गया, आया. ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों 2 2 आ गए. ये दोनों पैरेलल में हैं. ठीक है, तो आपका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए कैपिटल R. ठीक है, कैपिटल R हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा. तो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, कितना आ गया, 1. ठीक है, तो 1 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस क्वेश्चन का. क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट था पर सॉल्व करने में इट इज़ वेरी वेरी इजी. मैंने पहले ही कहा था बहुत ही स्कोरिंग और आसान क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं. इसको ड्रॉ कर लो. ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं. ये
आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। मान लीजिए ये क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, कुछ इस सर्किट का एक पार्ट है ये, ठीक है। कुछ करंट यहाँ पर इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है, और कुछ वोल्टेज भी होगा इस सर्किट का। इसमें दो रजिस्टर्स निकाले हुए हैं और इन रजिस्टर्स की वैल्यू है, एक की वैल्यू है 30 और एक की वैल्यू है 60, ठीक है। एक की वैल्यू है 30 ओम्स और एक की वैल्यू है 60 ओम्स, ठीक है। नाउ यू हैव टू कंपेयर द करंट इन द टू रजिस्टर्स, ठीक है। तो कंपेयर द करंट इन द टू रजिस्टर्स, ठीक है। अच्छा, जब भी आपको ये वर्ड दिखे कंपेयर, ठीक है, कंपेयर द टू, तो आप रेशियो निकालेंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट टाइम से जब भी किसी क्वेश्चन में कंपेयर आता है तो मतलब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो। तो रेशियो निकालना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एकदम 2 मिनट में सॉल्व होगा। देखो कैसे, ये तो साफ दिख रहा है कि ये एक पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन कैसे है कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो डिवाइड हो गया, यानी कि करंट जो है वो डिवाइड हो गया। यहाँ पे अगर यहाँ पे I करंट जा रहा है तो यहाँ पे कुछ I1 जा रहा होगा, इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2, और यहाँ पर कुछ I2 करंट जा रहा होगा, ठीक है। कंडक्टर डिवाइड हुआ है, इसका मतलब कि करंट डिवाइड हो रहा होगा, यानी कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, दिस इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब पैरेलल है, पैरेलल में क्या चीज़ सेम रहती है, वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज इज सेम यानी कि कांस्टेंट, यानी कि अगर R1 के थ्रू जो वोल्टेज जा रहा होगा वही वोल्टेज R2 के थ्रू जा रहा होगा, यानी कि हम ये कह लें कि V1 इज इक्वल टू V2, है ना। मान लो कि यहाँ पे वोल्टेज कितना जा रहा है, V1 जा रहा है, यहाँ पे वोल्टेज V2 जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि वोल्टेज हमेशा सेम रहता है इसलिए V1 और V2 क्या होगा, बराबर होगा। V1 और V2 बराबर है, वोल्टेज थ्रू रजिस्टर फर्स्ट एंड वोल्टेज थ्रू रजिस्टर सेकेंड। ओम्स लॉ लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा, I1 R1 I2 R2 हो जाएगा। I1 और I2 हमें नहीं पता, कंपेयर करना है, रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, I1 अपॉन I2 कर दें और ये क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1, क्लियर। R2 की वैल्यू कितनी है 60 और R1 की वैल्यू कितनी है 30, क्या हो जाएगा 2। मतलब क्या हुआ कि I1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R2, मतलब क्या कि जो I1 है वो I2 के 2 गुना ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। I1 R2 के 2 गुना ज़्यादा है, बहुत क्लियर सी बात। ये तो मतलब न्यूमेरिकल्स करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो साफ साफ दिख रहा था भाई, यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका डबल है कि नहीं। रेजिस्टेंस अगर इसका डबल है तो यहाँ पे करंट कम फ्लो होगा और I1 में करंट ज़्यादा फ्लो होगा। भाई फर्स्ट वाले केस में रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगा। कितना, क्योंकि रेजिस्टेंस डबल है तो करंट भी कैसा होगा, डबल फ्लो होगा। सो एक फटाफट एक क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग घर पे करने के लिए, ये लिख लिया है आई होप, लिख लो इसको, ठीक है। सो टेक दिस क्वेश्चन फॉर होमवर्क, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि इस तरीके का एक अरेंजमेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू है 2 ओम्स, इसकी वैल्यू है 3 ओम्स, इसकी वैल्यू है 4 ओम्स, इसकी वैल्यू है 2 ओम्स, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। फाइंड द, लिख देते हैं, फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस across A and B. So this is your homework, इसको निकालिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आंसर इसका 1 ओम आएगा, ठीक है। मैं आंसर आप लोगों को पहले बता दूं ताकि आपको पता रहे कि आपने सही लगाया है या गलत लगाया है, ठीक है। आंसर इसका 1 ओम आ रहा है। इसके 1 ओम के अलावा अगर किसी का आंसर आता है तो वो कमेंट में डालें और मैं भी देखूं कि
क्यों इतना डिफरेंट आंसर आ रहा है और क्या आंसर आ रहा है डिफरेंट अगर आ रहा है तो, और जिसका 1 ओम भी आता है वो भी कमेंट में डालें ताकि मुझे पता तो चले कि कितने बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. I come up with videos of class 9, 10 science and 11 chemistry. If you are already a subscriber then thank you so much for your love and support. ये वीडियो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे थर्ड वीडियो थी और जिसमें हम लोगों ने रेजिस्टेंस तक कवर कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो आएगी ऑन हीट और उसके बाद अगली वीडियो आएगी पावर और इसके बाद हम NCERT के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो यहाँ पर कवर अप करेंगे, ठीक है। सो लास्ट वीडियो इस चैप्टर की कम्प्लीटली न्यूमेरिकल्स पे ही होगी, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल का कोई इशू ना हो क्योंकि वो बहुत काफ़ी स्कोरिंग होता है, उसमें नंबर कटने के चांसेस बहुत कम है. इफ़ यू हैव रिटन द सोल्यूशन करेक्ट देन इट इज़ करेक्ट, ठीक है, यू विल गेट द मार्क्स. सो थैंक यू and bye bye. Also if you like the video please hit the like button and subscribe to the channel. Thank you and bye bye.